नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी कर बताया भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। पोस्टर के जरिए गिनाए केजरीवाल के झूठे वादे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाई। 31 जनवरी तक की गई योजना की तारीख। करदाताओं को बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मिलेगी मदद। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया 2 दिन का समय। पंजाब सरकार को उपलब्ध करवानी होगी चिकित्सा सहायता। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर तैयारियों का लेंगे जायजा। और उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर। मैदानी इलाकों में पारा गिरने से दिन में बढ़ी ठंड। और समाचार में सबसे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2024 की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे। इस वर्ष में कई ऐसे पल रहे जब वो देश का नेतृत्व मजबूती से करते नजर आए और दुनिया को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए दिशा दिखाई। आइए तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का असाधारण सफर। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित संकट प्रबंधन के साथ साथ सशस्त्र बलों के साथ उनका गहरा संबंध उनके कुशल नेतृत्व की पहचान है। वैश्विक मंच पर G20 शिखर सम्मेलन और अन्य राजनयिक कार्यक्रम भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद को बढ़ाने और मजबूत वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। तो ये तस्वीरें हम बता रहे हैं साल 2024 में जो कैमरे में कैद हुई और यादों में हमेशा के लिए संजोली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिले और मुलाकात की। देश में पीएम मोदी का शासन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान नए हवाई अड्डों, राजमार्गों और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने की तस्वीरों से झलकता है। वहीं इस दौरान लोगों से मिलने का उत्साह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर तबके से गर्मजोशी से मिलना बेहद खास रहा। ये वो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग, हर तबके से मिलते हुए, एक छोटे से बच्चे को दुलारते हुए, तमाम अलग अलग तरह की तस्वीरें एक जननायक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अभिवादन करते हुए, बच्चों से मुलाकात, महिलाओं से मुलाकात, समाज के अलग अलग प्रबुद्ध वर्गों से मुलाकात। वहीं किसानों से बात करते समय देश के प्रधान सेवक ने उनके लिए छाता पकड़ा। ये दुर्लभ तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई। साल 2024 का ये मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बात कर रहे थे और खुद हाथों में छाता पकड़े हुए थे। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने और पटना साहिब गुरुद्वारे में लंगर परोसने की उनकी तस्वीरों में भारत की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव झलकता है। दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम के आगे, वहीं कहीं गजराज के साथ तो कहीं गौ माता के साथ। पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वृक्षारोपण अभियान जैसे क्षणों में दिखती है। वहीं देश में स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन सभी को इस ओर प्रेरित करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू भी थामी और स्वच्छता का संदेश पूरे देश में दिया। वृक्ष लगा करके हम कैसे अपनी प्रकृति को संजो सकते हैं, इसका संदेश भी दिया। वहीं युवाओं के साथ मेट्रो में संवाद और गेमिंग की तस्वीरें नई तकनीक के जरिए नई पीढ़ी से उनके जुड़ाव को दिखा रही हैं।
तो युवाओं के साथ संवाद, युवाओं से मुलाकात, मेट्रो का सफर जहां युवा उनके साथ। ये वो तस्वीरें जो साल 2024 में कैद हुई। बात अंतरिक्ष की करें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जीत और डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रगति को उजागर करने वाली तस्वीरें इनोवेशन के लिए पीएम मोदी की दूरदर्शी दृष्टि को दिखाती है। नवाचार को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, अनुसंधान किस तरह से किया जा सकता है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री लगातार सजग रहे और देश को संदेश देते रहे। वहीं अब अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी बताया है। भाजपा ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित हुई, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर शराब घोटाला मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। पोस्टर में कहा गया है कि आपके शासन में दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। साथ ही पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार का तीसमार खां बताया। भाजपा कार्यालय के बाहर लगाई गई पोस्टर प्रदर्शनी में अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे को #फर्जीवाल के झूठे वादे के रूप में गिनाया गया है, जिसमें दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, 24 घंटे पानी मुहैया कराने, 5 साल में यमुना को सुंदर बनाने, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने जैसे वादे गिनाए गए। साथ ही पोस्टर के जरिए आपकी #1 रैंकिंग का सच सामने लाया गया है, जिसमें दिल्ली देश में किस किस मामलों में नंबर 1 पर है वो बताया गया है। इसमें भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरे का पहाड़, टैंकर माफिया, स्कूल ड्रॉप आउट जैसे मामले शामिल हैं। पोस्टर में केजरीवाल को कई मुद्दों पर भागने का आरोप लगाते हुए भगौड़ा केजरीवाल भी कहा गया है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के जरिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान को लेकर लोगों में संदेह का माहौल है। पुजारियों और ग्रंथियों को भी लगता है कि जिस समय केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के जरिए ये ऐलान किया गया है वह सवाल खड़े करता है। संत समाज की बहुत लंबे समय से यह मांग रही है कि जिस तरीके से मस्जिद के मौलानाओं को और मदरसे के जो मौलवी हैं उनको केजरीवाल की तरफ से जो है 18,000 रुपए या उनको निरंतर दिए जाते थे, अब केजरीवाल ने जो है पुजारियों को भी देने की घोषणा की है। लेकिन जिस समय ये समय को देखते हुए पता लगता है साफ कि ये जो है केजरीवाल जी जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर हैं। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब से केवल तुष्टीकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। ये जो है केवल चुनावी स्टंट ज्यादा है और वास्तव में जमीन पर जब इस योजना को उतारेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा। ये सरकारें गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए करती हैं तो ये तो सलाह का योग होएगा अगर ये दे पाते हैं तो। और ये केवल एक वोट लेने का ढंग है तो वो नाजायज है। वो मैं आपसे कह चुका हूं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ये सरकारें जो चीटिंग करती हैं उससे पब्लिक को बचाना चाहिए। इधर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जिस पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने टिप्पणी की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा कि हिंदुओं और सेना का मजाक उड़ाना इंडी गठबंधन की पुरानी आदत है। हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही है टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी अलायंस की प्रणाली। जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने राजनाथ सिंह जी और आर्मी चीफ का मखौल और मजाक उड़ाया है क्योंकि वो उज्जैन महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। ये सभी शिव भक्तों का, ये सभी हिंदुओं का और पूरे भारतवर्ष का अपमान है। और वैसे तो भारत की सेना और जो सुरक्षा बल है उसके मनोबल पर भी चोट करना इनकी आदत बन चुकी है। जब डीजीएमओ अनाउंस करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो ये प्रूफ मांगते हैं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है तब ये सबूत मांगते हैं।
और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास आसमां के साथ, चुन चुन के बनाया क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास MDH हनी। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 36 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश पर अमल करने के लिए पंजाब सरकार को 2 और दिन का वक्त दिया है। पंजाब सरकार ने कोर्ट से और वक्त दिए जाने की मांग की थी। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने डल्लेवाल से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने अभी कोई मेडिकल सहायता लेने से मना किया है। एडवोकेट जनरल की ओर से बताया गया कि कल किसानों ने पंजाब बंद की घोषणा की थी, इस वजह से कोई आवाजाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने पंजाब सरकार के और वक्त दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 2 जनवरी के लिए टाल दी। कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस दिन सुनवाई के लिए मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट 2 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार का आरोप है कि वो 70 वर्षीय किसान नेता को इलाज मुहैया कराने में नाकाम रही है। ये आरोप है पंजाब सरकार पर। और इधर यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई। यमन के राष्ट्रपति रशाद मोहम्मद अल अलीमी ने जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को मंजूरी दे दी है। निमिषा को यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसे 1 महीने के भीतर फांसी की सजा दिए जाने की संभावना है। मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और उसके कबीले के नेताओं को अपराध को माफ करने के लिए मनाने के प्रयास नाकाम रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया पर पूछे गए सवाल पर कहा कि यमन में निमिषा प्रिया की सजा के बारे में उन्हें जानकारी है और सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रिया का परिवार उचित विकल्पों पर विचार कर रहा है। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार को आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों का लंबित वेतन जल्द से जल्द जारी करने की सलाह दी है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की समस्याओं को उनके सामने रखा। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि LG ने आशा वर्कर्स एवं आंगनबाड़ी की बहनों की वेदनाओं को संवेदनशीलता से सुना और समाधान के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की उपेक्षा आप सरकार की असंवेदनशीलता का उदाहरण है। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले 7 महीनों से वेतन से वंचित हैं और आशा वर्कर्स मात्र 3000 रुपए के मामूली मानदेय पर काम कर रही हैं। उनके स्टाइपेंड में, जिसे हर 3 साल में नीति के अनुसार बढ़ाना अनिवार्य है, अब तक किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पिछले 7 महीनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया है। दूसरी तरफ आशा वर्कर्स मात्र 3000 रुपया महीने की सैलरी पे काम कर रही है, उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है और हर 3 साल पर उनका स्टाइपेंड बढ़ाना ये अनिवार्य था, ये लॉ में है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है। उनकी वेदना
ये बहरी सरकार सुनने से तो रही, इसीलिए आज हम माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ पर आए हैं उनके समक्ष गुहार लगाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि माननीय उपराज्यपाल जी ने सभी बहनों की वेदना बहुत संवेदनशीलता से सुनी, आश्वासन दिया, उनकी समस्याओं को संज्ञान में लिया और ये आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश अवश्य देंगे। इधर दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार जैसे क्षेत्रों से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया, जिनमें से 8 को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है और बाकियों को जल्द ही बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस करीब 1200 लोगों का सत्यापन कर चुकी है और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी मिलने पर ऐसा करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस इन घुसपैठियों की पहचान के लिए संदिग्ध क्षेत्रों में मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों की पहचान पर भी काम कर रही है। हमें 2 कंप्लेंट ओखला कंस्टिट्यूंसी के जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनसे मिली, जिसमें टोटल 8 लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें 2 FIR में 4 लोगों के अगेंस्ट में की गई हैं और इसमें हमने तफ्तीश स्टार्ट की और अभी तक 6 लोगों को पकड़ लिया है। 6 में से 2 लोग जो हैं हमारे मिडलमैन हैं, एक हमारा जो है साइबर कैफ़े का ओनर है और बाकी 3 लोग जो हैं अभियुक्त तो पहली FIR में उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने जो है अपना बिजली का बिल फर्जी तरीके से सबमिट करवाया था, जो कि साइबर कैफ़े ओनर के मदद से जो है इन्होंने किसी और का बिल अपने नाम पे करवा के वोटर ID के लिए अप्लाई किया था। इधर केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन को केंद्र सरकार ने गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को एक पत्र में बताया है कि इस तरह की गंभीर आपदाओं के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF द्वारा दी जाती है, जिसे बाद में आकलन के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि NDRF द्वारा बढ़ाया जाता है। ये काम अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम द्वारा किया जाता है। पत्र में कहा गया है कि हालांकि वायनाड जिले में मेप्पड़ी भूस्खलन आपदा की तीव्रता और परिणाम को ध्यान में रखते हुए इसे सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए गंभीर प्रकृति की आपदा माना गया है। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से वहां लोगों को पुनर्वास में काफी मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पुनर्वास की आवश्यकता वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और निश्चित रूप से ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। सरकार ने आयकर विवादों के निपटारे से जुड़ी विवाद से विश्वास योजना की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब योजना के तहत लंबित अपीलों का निपटारा करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करने वालों को कम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि योजना की अवधि नियत तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। समीक्षा बैठक करने के साथ स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर को प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी सीएम योगी प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रही है। मेले के दिव्य और भव्य आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
और नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली समेत मुंबई और देश के अन्य मुख्य शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस AI तकनीक का भी इस्तेमाल करने की तैयारियों में है। ऐसा इसलिए ताकि नए साल पर मनाए जाने वाले जश्न में किसी तरह का खलल या फिर अप्रिय घटना ना हो। 10 से 11 CAPF की कंपनियां होंगी, 47 के लगभग हम पिकेट्स लगाएंगे, 40 के लगभग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग होंगी और उतने ही हमारी फुट पेट्रोलिंग की टीम्स भी होंगी। हम लगभग इसके अंदर 700 to 800 का लोकल स्टाफ लगाएंगे CAPF के अलावा। हमारा अरेंजमेंट सिर्फ 31st को नहीं, 1st को भी होता है, क्योंकि 1st को भी ये देखा गया है कि लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंडिया गेट, कनॉट प्लेस ऐसी जगहों पर आते हैं। उसके अलावा हमने कुछ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स भी तैयार किए हैं। अराउंड 15 के लगभग स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं जो ओपन पेट्रोलिंग करेंगे इसके अंदर। दे आर स्पेशलाइज्ड नाउ फॉर द न्यू ईयर ओनली। उसके अलावा हमने जो जितनी हमारी मोटरसाइकिल और गाड़ियां हैं उनके सबके अंदर GPS लगाया हुआ है। उनकी स्पेशल मॉनिटरिंग भी की जाएगी, उनकी जियो फेंसिंग करा के कि वो अपने एरिया में डेडिकेटेड पेट्रोलिंग करें। ट्रैफिक के साथ मिलकर हमने काफ़ी एल्कोमीटर के साथ में ड्रंक एंड ड्राइविंग के ऊपर भी स्ट्रिक्ट करके हमने कंबाइंड पिकेट्स लगाई हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही लोगों से कानून और नियमों का पालन करते हुए उत्सव के दौरान जिम्मेदार बने रहने का भी आग्रह किया गया है। होटल मालिकों ने भी खास तैयारियां की है, जिसके तहत शराब परोसते वक्त आयु की जांच करने के लिए ID कार्ड चेक करने और शराब पी चुके लोगों के लिए किराए का ड्राइवर मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। और दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अवैध रूप से रह रहे 12 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनमें से 8 को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है और बाकियों को जल्द ही बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जहां अवैध तरीके से दिल्ली में बांग्लादेशी रह रहे थे। पुलिस ने 400 लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए और उनकी जांच के लिए पुलिस पश्चिम बंगाल और आसाम के विभिन्न इलाकों में गई हुई है। विनय सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उन्होंने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया और अब उनको इसमें सफलता भी मिल रही है और इन घुसपैठियों के खिलाफ अब आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इन घुसपैठियों को न केवल आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो रही है बल्कि उनको डिपोर्ट भी कर रही है FRRO की मदद से। दक्षिण पश्चिम जिले की जो पुलिस ने 12 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और उनमें से उन्होंने 8 लोगों को पहले डिपोर्ट कर दिया था, अब 4 लोगों को वो और डिपोर्ट करने जा रही है। इससे पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी कुल 7 लोगों की पहचान करी और उनको डिपोर्ट किया। पिछले कुछ दिनों से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेश से हैं उन वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कई टीमें गठित करी हैं और एक अभियान चलाया जिसमें वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में रंगपुरी एरिया में रुचि विहार और रंगपुरी की जो जगह है और एक जय हिंद कैंप है, यहाँ पे हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम्स वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गई हुई हैं, आसाम में भी गई हुई हैं। इसी दौरान हमने अभी टोटल 12 हमारे ज़िले में इलीगल माइग्रेट्स जो बांग्लादेशी हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको FRRO की मदद से डिपोर्ट किया है। साथ ही साथ उनकी टीमें जो हैं वो वेस्ट बंगाल के विभिन्न इलाकों में, आसाम के विभिन्न इलाकों में पहुंची हुई है और इन दस्तावेजों की जांच कर रही है। ये आंकड़े आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कैमरा योगेश के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसके साथ ही अब तक के समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।